अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर नियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली प्रोफेशनल डेवलपमेंट की वीडियोस मिलती रहें। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन किस तरह से की जाती है, कितने किस्म के वर्कर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में और उनकी कानूनी हैसियत क्या होती है, इसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ अटैच एम्प्लॉय के लिए और उसके साथ साथ जो लोग इस तरह के डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं जिनको इस चीज़ की नीड है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लेबर लॉ एक खुश्क सब्जेक्ट समझा जाता है और इसकी अवेयरनेस की थोड़ी कमी पाई जाती है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं आपको कि मैं पिछले 10 सालों से एज अ मैनेजमेंट सिस्टम प्रोफेशनल काम कर रहा हूं और मेरा जो कोर एरिया है वो सोशल कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर मुख्तलिफ लेबर लॉ प्रैक्टिसेस, HR प्रैक्टिसेस और मुख्तलिफ और सेगमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर मैं काम करता हूं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन किस तरह से हमारे कानून के अंदर की गई है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ फेडरल लेवल से, फिर हम प्रोविंशियल लेवल के ऊपर थोड़ा सा आ जाएंगे। हमारे पास एक कानून मौजूद है इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस है 1968 का, जो कि पहले यही फॉलो किया जाता था, फेडरल की तरफ से था, तमाम सूबों में भी यही फॉलो किया जाता था और इसके अंदर 6 कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं वर्कमैन की, क्लासिफाई किया गया है उनको। लेकिन उसके बाद 18 अमेंडमेंट हुई। 18 अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि सूबों ने नए कानून पब्लिश कर दिए जिसके अंदर सिंध टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2016 का कानून है, जो कि सिंध ने इसके अंदर अमेंडमेंट करके ये कानून बना दिया। इसी तरह से पंजाब ने भी अमेंडमेंट करके कानून बना दिया और फिर हर सूबा इसको अपने तरह से फॉलो कर रहा है, या तो वो फेडरल को फॉलो करता है या फिर वो उसने अपना एक कानून बना लिया है। लेकिन कोई सा भी ये एम्प्लॉयमेंट लॉ हो, वो सूबे का हो या फिर फेडरल का हो, अमूमन जो इसकी चीज़ें हैं वो एक जैसी ही नज़र आती हैं और एक जैसी ही आपको मिलेंगी लॉ के अंदर। तो चले जल्दी से हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट की क्लासिफिकेशन के ऊपर कि कितनी तरह की एम्प्लॉयमेंट होती है और उसको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। 6 तरह से क्लासिफाई किया गया है वर्कर्स को। नंबर 1 पे परमानेंट वर्कर, नंबर 2 पे प्रोबेशनरी वर्कर, नंबर 3 पे बदली वर्कर, नंबर 4 पे टेम्पररी वर्कर, नंबर 5 पे अप्रेंटिस वर्कर, नंबर 6 पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। ये 6 तरह की क्लासिफिकेशन है जो कि वर्कर की डिफाइन की गई है। अब इसको मैं आपको वन बाय वन ईजिली डिफाइन करता हूं ताकि आप समझ पाएं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन परमानेंट वर्कर। परमानेंट वर्कर वो होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट नेचर ऑफ जॉब के ऊपर काम कर रहा हो। यहां पर एक चीज का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन जो है वो नेचर ऑफ जॉब के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है। आपको नेचर ऑफ जॉब को भी बड़े जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तभी जाकर आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को और क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो परमानेंट वर्कर वो होता है जो कि किसी भी ऐसे नेचर ऑफ जॉब के ऊपर काम कर रहा हो जिसकी नौयत 9 महीने से ज्यादा हो, कि 9 महीने से ज्यादा वो जॉब आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रही हो तो वो परमानेंट वर्कर कंसीडर किया जाएगा और उसने सक्सेसफुली 3 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट कर लिया हो। परमानेंट वर्कर के लिए 2 चीजें आपने जहन में रखनी है, एक ये कि 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड और दूसरी अहम चीज कि किसी भी ऐसे नेचर ऑफ जॉब पे वो काम कर रहा हो कि जो 9 मंथ से ज्यादा स्टे करे, सस्टेन करे, एग्जिस्ट करे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जॉब करने वाली जगह पर। नंबर 2 है प्रोबेशनरी वर्कर। प्रोबेशनरी वर्कर वो होता है कि जो कि 3 महीने तक अपनी आजमाइशी मुद्दत पर होता है। 3 महीने की आजमाइशी मुद्दत वो होती है कि अगर उस दौरान एम्प्लॉय को या फिर जो एम्प्लॉयर ने उसको हायर किया है, दोनों को एक दूसरे की सर्विसेज समझ में नहीं आए या फिर दोनों का एक दूसरे से दिमाग नहीं बना, तो वो एक दूसरे को बिना किसी नोटिस, बिना किसी परेशानी के छोड़ सकते हैं। 3 महीने का प्रोबेशन का पीरियड होता है। इन 3 महीनों के दौरान अगर एम्प्लॉय चाहे या फिर एम्प्लॉयर चाहे तो वो एक दूसरे के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको ख़त्म कर सकते हैं, मुआहदे को, एम्प्लॉयमेंट के मुआहदे को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 3 बदली वर्कर। बदली वर्कर वो वर्कर है जिसको कंपनी हायर करती है या एम्प्लॉयर हायर करता है ऐसे वर्कर की जगह पर उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर कि वो कुछ दिनों की छुट्टी पर जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक परमानेंट वर्कर हूँ या फिर मैं एक प्रोबेशनरी वर्कर हूँ, तो मेरी 1 महीने की छुट्टी ग्रांट हो गई है और मैं 1 महीने की छुट्टी के ऊपर जा रहा हूं, लेकिन इस काम को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता और एम्प्लॉयर को मेरी सर्विसेज वापस चाहिए 1 महीने के बाद, वो मुझे निकालेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, एक बदली वर्कर हायर कर लेगा 1 महीने के लिए, वो टेम्पररी पीरियड के लिए, कि 1 महीने के लिए मेरी जगह पर सेम कैपेसिटी में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में एक और बंदा काम करेगा और मेरे 1 महीने के आने के बाद उसकी सर्विसेज खत्म कर दी जाएंगी, उसकी एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी जाएगी। तो ये तो होता है बदली वर्कर।
चौथे नंबर पर बारी आती है टेम्प्रोरी वर्कर की। टेम्प्रोरी वर्कर की क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा सही से समझने की ज़रूरत है। अक्सर हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि वो टेम्प्रोरी वर्कर को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पाती। इसके अंडरस्टैंडिंग का बड़ा गैप पाया जाता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर कि टेम्प्रोरी वर्कर आखिर है क्या। तो टेम्प्रोरी वर्कर वो वर्कर होता है जो कि किसी भी ऐसे जॉब के साथ अटैच हो। मैं फिर कहूँगा नेचर ऑफ जॉब। ये नेचर ऑफ जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स के लिए। नेचर ऑफ जॉब अगर 9 मंथ्स या 9 मंथ्स से कम है, किसी भी ऐसी जॉब के ऊपर बंदे को हायर किया जा रहा है कि वो जॉब 9 मंथ्स या 9 मंथ्स के कम के पीरियड में ख़त्म कर दी जाएगी, तो वो उसकी नेचर ऑफ जॉब या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन जो है वो टेम्प्रोरी कंसीडर किया जाएगा और काम ख़त्म होने के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जहन में और रखनी है आपने कि अगर टेम्प्रोरी वर्कर 9 महीने से ज़्यादा एग्जिस्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और वो किसी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब के साथ आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट टेम्प्रोरी किया है, तो वो टेम्प्रोरी नहीं परमानेंट ही कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऐसी जॉब जो कि कंटिन्यू है, 9 मंथ से ज़्यादा होती है और एक परमानेंट नेचर रखती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब, तो फिर उस जॉब के ऊपर, उस नेचर ऑफ जॉब के ऊपर आप टेम्प्रेरी वर्कर हायर नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद बारी आती है अप्रेंटिस वर्कर्स की। अप्रेंटिस वर्कर वो होते हैं जिनको हम एज ए ट्रेनी हायर करते हैं और उनको काम सिखाते भी हैं और उसका स्टिपेंड देते हैं हम। इसके लिए प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत होता है, जिसके ऑफिसेस आपको आपके मुख्तलिफ सूबों में मिल जाएंगे। इसका एक लॉ भी है, इसका एक प्रॉपर एक्ट भी है जिसके अंदर डिटेल डिफाइन है कि पहले साल में कितना स्टिपेंड देना है, दूसरे साल में कितना देना है, तीसरे साल में कितना देना है। 3 साल की मुद्दत तक आप एक ट्रेनी को रख सकते हैं या फिर अप्रेंटिस वर्कर को रख सकते हैं। उसका पीरियड 6 महीने से लेकर 3 साल तक का हो सकता है। आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब आप अप्रेंटिस वर्कर को हायर करते हैं तो उसका कुछ पार्ट थ्योरी पर मुश्तमिल होता है और उसका कुछ पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर मुश्तमिल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उसको हायर किया जाता है। तो ये तो था अप्रेंटिस वर्कर। अब बारी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की थोड़ी डिफरेंट क्लासिफिकेशन मिलती है। अगर हम 1968 का एक्ट उठाते हैं तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को खास कर रिलेट किया गया है पीस रेटेड वर्कर से लेकर। अगर आप सिंध टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से पीस रेट का वर्ड हटा दिया गया है और इस तरह से डिफाइन किया गया है कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आया कि इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है और कुछ अंडरस्टैंडिंग का मामला है। लॉ में हमारे हमेशा ना गुंजाइश रहती है, तो इसके भी अंडरस्टैंडिंग को समझने की ज़रूरत यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वो होता है जिसको आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हायर करते हो, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। फिर वही बात कि अब आप नेचर ऑफ जॉब देखोगे, अगर वो टेम्प्रोरी नेचर ऑफ जॉब के ऊपर हायर कर रहे हो तो फिर टेम्प्रोरी वर्कर हो जाएगा वो, ठीक है, और उसकी जॉब जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को अगर आप हायर करते हो साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए या जैसे भी, तो अगर वो परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसको तमाम चीज़ें परमानेंट वर्कर की तरह कंसीडर की जाएंगी, सारे बेनिफिट्स उसको परमानेंट वर्कर की तरह मिल जाएंगे। और अगर आप इस इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हायर करते हो कि जी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर ख़त्म किया, फिर दोबारा से रीहायर किया 2-3 महीने के गैप के बाद, और इस तरह के ब्रेकअप में आप कोई भी वर्कर हायर करते हो या किसी भी क्लासिफिकेशन का वर्कर हायर करते हो, अगर वो 1 साल के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 183 डेज को मुकम्मल कर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वो परमानेंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो थी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर। आई होप कि आपको अब वर्कर की क्लासिफिकेशन समझ में आ गई होगी कि कितने तरह के वर्कर हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन के हवाले से स्टेटस क्या है। अगर आपको लेबर लॉ, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से किसी टॉपिक के बारे में जानना है या फिर किसी और टॉपिक के हवाले से जानना हो तो आप लाजमी कमेंट करें, और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।